हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम है समीर सिंघल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सभी को। तो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में, और उनसे संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि किस प्रकार की चीज़ें वहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी जो है एक बार जल्दी से सेशन को क्या कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और सभी ग्रुप्स में सभी जगह पर एक बार सेशन को शेयर कर दें और हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू भाई, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। गाइज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सार्क, इन सब पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, आवाज़ मेरी क्लियर होगी सभी को। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। और शुरुआत करने से पहले बिल्कुल सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और साथ में जुड़े रहें। और शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस, डिफेंस का महापैक जो है ये काफ़ी अच्छा ऑफर होता है, जिसमें कि आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स, ये सभी इस चीज़ में उपलब्ध होती हैं। जितने भी आपके साल भर में लाइव कोर्सेज आते हैं वो सभी आपके महापैक में अवेलेबल होते हैं, तो आप इसको ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और डिफेंस का महापैक ज्वाइन करने में आपको सभी लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो कि आपको पर्टिकुलर 1 साल तक आपकी वैलिडिटी पर मिलती रहेगी। और इसको यूज़ करने का भी सबसे अच्छा मौका भी है, इसको परचेज करने का 82% का डिस्काउंट है ऑन द कोड Y203। सो डू यूज़ दिस कोड Y203 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है गाइस। क्वेश्चन है, WTO बेसिकली प्रमोट्स। भाई, WTO बेसिकली किस चीज को प्रमोट करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि वित्तीय सहायता, ग्लोबल पीस यानी कि ग्लोबल शांति यानी कि आपके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शांति बनाना, उसके बाद यूनिलेटरल ट्रेड यानी कि एक तरफा व्यापार के लिए, या फिर मल्टीलेटरल ट्रेड यानी कि द्वितरफा व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू भाई, सभी का स्वागत है। श्रृंखला, राहुल, शीतल एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम सेशन की अच्छे से यहाँ पर शुरुआत कर सकें। वेरी गुड आफ्टरनून मितेश। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए, WTO के बारे में ये बात कर रहा है। WTO के बारे में देखिए बात करते हैं, तो इसका जो जन्म हुआ है ये हुआ है 1 जनवरी 1995। मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता दूं। 1 जनवरी 1995 को इसका जन्म हुआ है। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। इसके जो जन्म हुआ है वो कौन से एग्रीमेंट से हुआ है? मैराकीश एग्रीमेंट हुआ था। मैराकीश एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत आपके WTO का जन्म हुआ है। इससे पहले इसको गैट कहते थे। क्या कहते थे? गैट कहते थे। गैट को हटा के अब जो है WTO यहाँ पर फंक्शन करता है, और इसका काम होता है हमारे जितने भी देश हैं, जितने भी दुनिया में देश हैं, जो कि ज़्यादातर वैसे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक बायलेटरल ट्रेड को, एक मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देना, उनके बीच में ट्रेड को लेकर कोई डिस्प्यूट ना है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। अब बात ये आती है कि इसका और क्या क्या काम है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये रिडक्शन करता है, कोई भी प्रकार का बैरियर नहीं होना चाहिए आपके किसी भी प्रकार के ट्रेड में, जो आपके ट्रेड्स हैं वो नॉर्मली चलते रहें। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर गाइस, हेडक्वार्टर पड़ेगा इसका जेनेवा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर पड़ेगा? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा। और जो इसके इस समय अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं रॉबर्टो। इसके इस समय अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टो अजेवेदो। रॉबर्टो अजेवेदो इसके अध्यक्ष हैं, आपके WTO के अध्यक्ष हैं। ये आपके ब्राज़ील के रहने वाले हैं। ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। इसके अलावा एक और बात इसको बताना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है कि आपकी यूनाइटेड नेशन की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसे ही आपके WTO की भी यहाँ पर 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आपकी स्पेनिश, स्पेनिश के बाद आपका फ्रेंच। तो ये आपकी यहाँ पर 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये आपकी लैंग्वेजेस हैं। इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन यानी कि मल्टीलेटरल ट्रेड। इसका आंसर क्या होगा? मल्टीलेटरल ट्रेड इसका सही आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़ है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल वेरी गुड आफ्टरनून। और बिल्कुल स्विट्जरलैंड में जो है इसका आपका पड़ता है जेनेवा में। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान या म्यांमार।
जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। मालदीव्स, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। देखिए सार्क की बात करें तो सार्क का जो जन्म हुआ था, सार्क की बात करें तो सार्क का जो जन्म हुआ है, पहले इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म आती है आपके सार्क की, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरी चीज, यहाँ पर जो हमारा सार्क है, सार्क में आपके जो कंट्रीज आते हैं वो कितने आते हैं, तो उसके बारे में भी देखिए बात करते हैं। यहाँ पर आपके टोटल 8 कंट्रीज आते हैं। कौन कौन से, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आप कैसे ध्यान रखोगे, 2 शब्द होते हैं, एक होता है एमबीबीएस और एक होता है पानी। एक होता है एमबीबीएस और एक होता है पानी होता है। ओके, यहाँ पे बच्चों ने बताया है, शमन ने बताया म्यांमार होगा, प्रामिक ने बताया म्यांमार, गुल्लू ने बताया डी यानी म्यांमार होगा। ओके चलिए, वर्षा ने भी डी कहा है। तो इसका देखिए पहले यहाँ पर हम एक ट्रिक से इसके जो कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसके 8 कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं। सबसे पहले एम से बना आपका मालदीव्स, मालदीव्स के बाद आपका बी से बना भूटान, भूटान के बाद आपका बी से बना बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, उसके बाद एस से बना आपका श्रीलंका, श्रीलंका के बाद पी से बना आपका पाकिस्तान, ए से बना अफगानिस्तान, एन से बना नेपाल और आई से बना हमारा प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, तो ये हैं इसके 8 कंट्रीज। तो यहाँ पर इतने जो देश हैं ये 8, ये इसके सदस्य हैं और इसका सही आंसर क्या होगा आपका म्यांमार। सार्क के बारे में बात करें तो सार्क का जो जन्म हुआ था ये 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। पहली बैठक इसकी हुई थी ढाका में। पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, ढाका में इसकी पहली बैठक हुई थी। इसका जो सेक्रेटरीट है यानी इसका जो इस समय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर पड़ेगा, तो वो पड़ेगा आपके काठमांडू। कहाँ पर पड़ेगा, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा। ये भी बात आप सब ध्यान रखिएगा, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा, ये भी बात आप सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं तो भारत में इसके 2 रीजनल ऑफिस हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सार्क जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसके 2 रीजनल ऑफिस भारत में भी पड़ते हैं। कौन कौन से, पहला तो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा। एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि एक प्रकार का एक ऑफिस है, किससे संबंधित है, सार्क का। ठीक है, तो सार्क का जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एरिया है या डिपार्टमेंट है वो इंडिया में है और वो कहाँ पर है, गांधीनगर। कहाँ पर है, गांधीनगर, यानी कि हमारे अहमदाबाद में। दूसरा, सार्क का एक और रीजनल ऑफिस जिसका नाम आता है, जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, जो कि क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, यानी कि जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए काम करता है। तो वो कहाँ पर है, वो है हमारे न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये 2 रीजनल ऑफिस हैं जो भारत में पड़ते हैं। सेक्रेटरीट इसका कहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है इसका काठमांडू नेपाल में। पहली मीटिंग हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बातें सबको क्लियर होंगी। बिल्कुल, मेड एट ढाका बट द हेडक्वार्टर इज इन नेपाल, काठमांडू। बिल्कुल सही बताया आपने शमन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएनओ। भाई यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। इतना मैं आप लोगों को बाकी इंफॉर्मेशन देनी शुरू करता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में बात हो रही है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक बॉडी है और आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एफकेट हो चाहे वो सीडीएस हो, हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है। तो कुछ जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं जो इससे संबंधित अक्सर एग्जाम्स में, अगर सीडीएस की बात करें तो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, वहां पर आ सकती है। सबसे पहली चीज है कि यूनाइटेड नेशन को जो बनाया गया, तो किस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करके बनाया गया, तो लीग ऑफ नेशंस। किसको खत्म करके बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस को खत्म करके बनाया गया। यूनाइटेड नेशन में जो सबसे पहली बार जो है, जितने जो इसके मेंबर्स बने थे, तो इसमें जो 4 मेंबर्स थे, जो 4 पुलिसमैन कहे जाते थे, जो 4 पुलिसमैन कहे जाते थे, वो कौन कौन थे, तो वो थे आपके यूएस से, यूके, रशिया जिसको पहले सोवियत यूनियन कहते थे, और चाइना। तो ये इसके 4 पुलिसमैन कहे जाते थे जब 1942 में इसका गठन होना शुरू हुआ था। पहली बार जब यूनाइटेड नेशन का गठन होना शुरू हुआ तो वो 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, इतनी बात इसके बारे में फिलहाल आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आती है कि
इसकी जो डेट्स हैं, ठीक है, कब कब इस पे सिग्नेचर्स हुए हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बार जो आपका यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग हुई थी, तो वो यहाँ पर 50 लोग यहाँ पर बैठे थे। सैन फ्रांसिस्को में ये मीटिंग हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में इसकी मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग कब हुई थी? ये हुई थी 25 अप्रैल 1945 को, 1945 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो आपका जो चार्टर जिस पर सिग्नेचर हुआ है, जो यूएन चार्टर, जैसे हमारे संवैधानिक सभा ने संविधान पर सिग्नेचर किए हैं, ऐसे ही जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो एक यूएन चार्टर पर साइन करते हैं, जिसमें सर्टेन रूल्स, सर्टेन रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिसके तहत फिर उनको चलना होता है। तो अब बात करते हैं कि वो जो यूएन चार्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो यूएन चार्टर कब एनफोर्स हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इस यूएन चार्टर पर जो सिग्नेचर्स हुए थे वो हुए थे 26 जून 1945। तो 26 जून 1945 को इस पर सिग्नेचर्स हुए और इसकी शुरुआत की गई। फाइनली जो आपका यूएन है, जो यूएन आपका फाउंड हुआ, वो हुआ आपका 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर जो है ये वो तारीख है जिसको हम यूएन डे के नाम से बनाते हैं। इसको हम यूएन डे के नाम से भी बनाते हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से इसको बनाया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि भारत इसका सदस्य कब बना। तो भारत इसका सदस्य 1942 में एज द ब्रिटिश राज, जब ब्रिटिश राज के अंदर आता था तभी इसका सदस्य बन गया था। और ये जो सदस्य बना था इसका कब बना था? 1 जनवरी 1942 को इसका सदस्य बन गया था एज द ब्रिटिश राज, ठीक है, ब्रिटिश राज के तौर पर 1 जनवरी 1942 को इसका सदस्य वो बन गया था। और यहाँ पर जो इसके 5 जो इसकी लैंग्वेजेस आती हैं, सॉरी 6 जो लैंग्वेजेस आती हैं इसकी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी हैं? वो है आपका डी ऑप्शन, यानी कि इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश, ये सब आपकी जो है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसकी? यूएनओ। इसको आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हो कि देखो ये जितने भी देश यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी पावरफुल देश हैं, सभी के सभी अपने तौर पर पावरफुल देश हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये सब इसके क्या हैं? ये सब इसके यहाँ पर सदस्य, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये आ जाती हैं। याद रखिएगा 4 पुलिसमैन कौन थे? 4 पुलिसमैन पूछे जा सकते हैं, यूएसए, यूके, रशिया और चाइना 4 पुलिसमैन हुआ करते थे। और ये था आपका यूनाइटेड नेशंस। इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं, जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो सेक्रेटरी जनरल इस समय हैं एंटोनियो ग्यूट्रस। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो ग्यूट्रस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। एंटोनियो ग्यूट्रस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो वो थे ट्रिग्वी ली। सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रिग्वी ली सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे, अगर हम इनके बारे में बात करें, ठीक है। तो ये बातें आप सब ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस के बारे में। जो पहले थे वो थे ट्रिग्वी ली, बिल्कुल सही बताया आपने सीएम, बिल्कुल सही। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आप लोगों के सामने एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है भाई। सॉरी अगर ये हिंदी में आपको नहीं मिला यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी अंतरराष्ट्रीय है, ये किस तरह का ग्रुप है? ये पूछना चाह रहा है कि इसका काम क्या है। तो पहला ऑप्शन है ह्यूमन राइट्स ग्रुप, यानी कि मानव अधिकार के लिए बनाया गया एक संघ है। दूसरा है यूनाइटेड नेशन एजेंसी टू फाइट द ग्लोबल टेररिज्म, यानी कि कह रहा है कि ये जो यूनाइटेड नेशन है उसकी एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपके आतंकवाद से लड़ाई लड़ती है। तीसरा है कि ये रेफ्यूजी कैंप है क्रोएशिया में, ठीक है, ये क्रोएशिया में एक रेफ्यूजी कैंप है, या फिर ये एक वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाकी छोटी सी गलती हुई है कि इस क्वेश्चन में मैंने इसको हिंदी में नहीं किया है, अगली बार से इसको ध्यान रखूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, श्रृंखला 8th हैं एंटोनियो ग्यूट्रस, ये पोर्चुगीज हैं, और ये जो हैं 8th बने हैं। इनसे पहले बन की मून थे जो 2007 से 2016 तक रहे थे, ठीक है। चलिए, बान की मून साउथ कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे एक समय में, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। इसका सही आंसर क्या होगा गाइस?
ह्यूमन राइट्स ग्रुप, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे साफ करता हूँ फिर बताता हूँ। ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, यानी कि ये आपके मानव अधिकार से संबंधित एक संस्था है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बात करें गाइस, तो इसका सिंबल पहले मैं आपको बता दूं, इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल एक्चुअली में एक कैंडल होती है, ये इस तरह की एक कैंडल होती है जो कि बार्ब्ड है। बार्ब मतलब कि इसको एक ऐसे एक जो बार्ब वायर होती है ना, बार्ब वायर के बीच में सराउंडेड एक कैंडल को इसका सिंबल बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि यहां पर इसका गठन कब हुआ था, जुलाई 1961 में इसका गठन हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन हुआ था जुलाई 1961 में, ठीक है, जुलाई 1961 में इसका गठन हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर, जो इसका मुख्यालय है वो कहां पे पड़ता है, वो पड़ता है आपके लंदन में। लंदन में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं वो हैं आपके कुमी नायडू। ये मैं अभी प्रेजेंट अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, प्रेजेंट अध्यक्ष हैं कुमी नायडू, ये साउथ अफ्रीका के हैं कुमी नायडू, उनको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसको बनाने के पीछे एक बहुत बड़े एक एडवोकेट का हाथ था जिनका नाम था पीटर बैनसन। इनका नाम क्या था, पीटर बैनसन। तो दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक है पीटर बैनसन और दूसरा है आपका एरिक बेकर। दूसरे हैं एरिक बेकर। ये दो वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी 1961 में, और ये अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं उनके खिलाफ ये कार्य करता है। और इसको 1977 में क्या मिला था, इसको 1977 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी ये जो नीचे लिखा हुआ है मंडे से वेडनेसडे शाम 4 बजे, तो जो बच्चे नए मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरी एक क्लास शाम 4 बजे होगी, तो वहां पर जरूर जुड़िएगा। आज मैं वहां पर हिस्ट्री बात करने वाला हूं, हिस्ट्री पर चर्चा करूंगा, तो वहां पर जरूर जुड़िएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। भाई भारत में जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था है वो कहां पर है, जरा जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बच्चों आपने लाइक नहीं कर रखी है वीडियो, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सब बच्चे जो हैं एक बार वीडियो को भाई लाइक भी करते चलें, तो ताकि थोड़ा अच्छा लगे। भाई थोड़े से लाइक होते हैं तो अच्छा यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, आंसर भी बताते चलिए कि आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वैसे तो। ओके, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। इसका सही आंसर क्या होगा गाइस, इसका सही आंसर होगा आपका कटक, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, कटक, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगर मैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूं तो इसका जो गठन है वो हुआ था 23 अप्रैल 1946 को इसका गठन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 अप्रैल 1946 को इसका गठन हुआ था। और ये आपके कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है कटक, उड़ीसा में ये आपका पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाता है आपका कटक, उड़ीसा में, ठीक है। इसी तरह से ICAR के बारे में अगर बात करें तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, उसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में पड़ता है और उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला बताइए, अगला है द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज द परमानेंट मेंबर। भाई जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं उसके कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं, डैश, ये बीच में डैश बना हुआ है यहाँ पर, उसके कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ऑप्शंस हैं संयुक्त 2, 3, 4 या 5। पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने डैश स्थायी सदस्य, कितने स्थायी सदस्य होते हैं। बिल्कुल, पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही आपने बताया, वो आपके कानपुर में पड़ेगा, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए ओके, शंकर ने कहा, शंकर एपी ने कहा है कि 5 होंगे। 6th क्वेश्चन का आंसर 5 बताया है। और बिल्कुल 5, हरि गोपाल ने कहा है 4 होंगे लेकिन 5, ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर क्या होगा 5। ध्यान से सुनिए, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि आपकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 5। अब थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स है इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल आपके 15 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 15। 15 पर चर्चा करें तो 5 इसमें आपके परमानेंट होते हैं, 5 आपके परमानेंट होते हैं, और अन्य की अगर बात करें 10 की तो 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं, 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं। तो देखो एक बात समझो, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं
यानी कि इनका तो कार्यकाल हमेशा ही रहेगा, ठीक है। और ये कौन कौन है, इनके बारे में अगर चर्चा करें तो आपको अभी बताया मैंने 4 पुलिसमैन तो अभी बताए थे, कौन कौन बताए थे, यूएसए, यूके, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था रशिया, और रशिया के अलावा मैंने आपको बताया था चाइना, और चाइना के अलावा यहाँ पर एक और आ जाता है आपका फ्रांस, ठीक है। तो ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं गाइस, इनका जो टर्म होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। कितने साल का होता है, 2 साल का कार्यकाल होता है। हर 2 साल में ये सदस्य रिटायर होते हैं। और वैसे हर साल, जैसे आपने राज्यसभा में पढ़ा कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, इसी प्रकार यहां पर भी हर साल एवरी ईयर यहां पर 5 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह नए 5 सदस्य आ जाते हैं। जैसे अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो नॉन परमानेंट मेंबर का जो कार्यकाल है वो कब से शुरू होगा, 2021 में 1 जनवरी। याद रखिएगा इनका कार्यकाल कब से शुरू होता है, 1 जनवरी से शुरू होता है। भारत का 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाला है। भारत नॉन परमानेंट मेंबर हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि 2023 तक के लिए, ठीक है। भारत की तरफ से अगर बात करें तो भारत की तरफ से जो इस समय यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके टीएस त्रिमूर्ति, ठीक है। त्रिमूर्ति यहाँ पर आपके सिक्योरिटी काउंसिल के यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो हमारी यूनाइटेड नेशंस होती है, जो हमारा ये संयुक्त राष्ट्र होता है, यूनाइटेड नेशंस होती है, इसमें एक प्रेसिडेंट चुना जाता है हर साल। इसमें क्या चुना जाता है, एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, एक जो है अध्यक्ष चुना जाता है। और याद रखिएगा ये अध्यक्ष हमेशा आपका नॉन परमानेंट मेंबर्स में से चुना जाता है, परमानेंट मेंबर्स में से नहीं चुना जाता। जैसे कि भारत की तरफ से इकलौता और एक बार जो प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन बनी थी, वो बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ पर प्रेसिडेंट बनी थी। और ये जो है पहली महिला प्रेसिडेंट भी थी यूएन जनरल असेंबली की, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो टोटल मेंबर्स हैं वो 5 होते हैं, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 होते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स आपके 10 होते हैं। इन बातों का आप सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, वीटो पावर जो होती है वो आपके परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। और वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक ने भी किसी पॉइंट के खिलाफ, जैसे चाइना ने, अभी पीछे आपको याद होगा चाइना ने इंडिया के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जब सारे देश उसको परमानेंट मेंबर बनाने की तरफ थे तो चाइना ने बैकआउट कर लिया था, यानी कि वीटो पावर इस्तेमाल किया। अगर एक भी देश किसी पॉइंट पर वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, यानी वो चीज आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। हाँ, लेकिन एक और चीज होती है कि अगर वो आए ही ना, वो अगर सभा में उपस्थित ही ना हो और फिर वो कहे कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो वो चीज मायने नहीं रखेगी। अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा केवल तब चीजें मायने में रखी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट एशियन जो थे जनरल सेक्रेटरी वो थे यूटांट, बिल्कुल ये बने थे हमारे तीसरे सेक्रेटरी बने थे ये हैमरशुड के बारे में। हैमरशुड के बाद हैमरशुड जो थे वो सेकंड सेक्रेटरी थे, और वो एक ऐसे सेक्रेटरी थे जिनकी मृत्यु एयरप्लेन क्रैश में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हाउ मेनी स्टेट्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। कितने राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस हैं 26, 24, 23, 21। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना छोटा सा ये एक क्या कह सकता हूं मैं कि ये एक यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है समझो। जो साइन हुए हैं आपके यूएन डिक्लेरेशन पे, तो ये आपका 1942 से लेकर और 1945 तक लगातार हुए हैं, ठीक है। 1942 से लेकर 1945 तक ये लगातार ये साइंस हुए हैं। सबसे पहली बार 4 पुलिसमैन ने साइन किए थे, जो मैंने आपको बताया, यूएसए, यूके और रशिया जिसे सोवियत संघ कहते थे, और चाइना, इन चारों ने यहाँ पर साइन किए। उसके बाद उसी समय यहाँ पर 22 सदस्य और थे जिन्होंने 1942 से लेकर 1945 तक के समय के बीच में साइन इन्होंने किए। तो टोटल कितने लोगों ने शुरुआत में साइन किए, 26। उसके बाद जब यहां पर विश्व युद्ध खत्म होने लगा तो विश्व युद्ध खत्म होते ही 21 और लोगों ने साइन किए, और जब तक यूएन जो है आपका साइन हुआ, यानी कि 26 जून 1945 का समय आते आते इस पर टोटल 50 लोगों ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो फिलहाल आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर किस हिसाब से देंगे कि पहली बार कितने लोगों ने साइन किया। तो पहली बार कितने लोगों ने साइन किया था, 26 लोगों ने। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर
हो जाएगा। पहले एक यहाँ पर 26 लोगों ने इस पर साइन किया था, फिर 21 लोगों ने किया था, और फिर फाइनली इस पर जो है 3 और लोगों ने आपके 26 जून 1945 तक इस पर टोटल सिग्नेचर इस पर कितने हो गए थे, 50 सिग्नेचर हो गए थे। जिसमें से इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस पर साइन कब किया था, इंडिया ने साइन किया था 1 जनवरी 1942 को, और वो भी किसकी तरफ से हुआ था, वो ब्रिटिशर्स की तरफ से साइन किया गया था। ठीक है, तो इस बात को आप सब ध्यान रखिएगा। पहले आप इसमें 26 कहेंगे, 26 लोगों ने इसमें साइन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने राज्य सदस्य हैं। ऑप्शंस हैं 186, 191, 189, 193। देखो आपको पता होगा कि विश्व भर में टोटल अगर कंट्रीज देखी जाए वैसे तो 198 है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज कितनी हैं, रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज 195 हैं। कितनी हैं, 195 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं, जिसमें से कि 2 बॉडीज ऐसी हैं जो कि आपकी क्या है, नॉन ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, ये सॉरी ये क्या है, ये आपकी ऑब्जर्वर हैं, यानी कि नॉन परमानेंट हैं और ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। और बाकी की 193 जो हैं वो आपकी क्या हैं, वो यहाँ पर आपकी परमानेंट, इन्होंने जो है इसके यूएन चार्टर पर साइन किया है। इन्होंने 193 कंट्रीज ने यूएन चार्टर पर अपना सिग्नेचर किया है। तो यहाँ पर टोटल क्या आंसर हो जाएगा इसका, 193। क्या आंसर हो जाएगा, 193, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अगला बताइए, नेम द ओनली इंडियन वुमन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भाई भारत की इकलौती महिला जो है वो बताइए नाम, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुशीला देवी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर या कमला देवी। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल श्रृंखला 195 रिकॉग्नाइज्ड है और 193 जो हैं उन्होंने यहाँ पर साइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, सुशीला देवी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर या कमला देवी, निम्नलिखित में से कौन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला। जल्दी से बताइए। ओके, 9th क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने बताया है डी होगा, और विजय यादव ने कहा है बी होगा। बच्चों विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो, दोबारा सुन लो, वो आपके यूनाइटेड नेशन की प्रेसिडेंट बनी थी। ये यूनाइटेड नेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, याद रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं, यहां पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात। हम किसकी कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कौन बने थे, जरा ये बताइए मुझे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कब बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित जो बनी थी वो बनी थी आपकी 1953 में। ये कब बनी थी, 1953 में बनी थी, 1953। यहाँ पर जो आंसर होगा गाइस वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर। इसका सही आंसर क्या होगा, गुल्लू ने कहा है या तो कमला जी हैं या फिर राजकुमारी जी हैं, तो इसका सही आंसर आपका राजकुमारी अमृत कौर है। ये भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर भी कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर, या फिर आप कह सकते हो भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री। तो वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी पहली और एकमात्र महिला भारतीय जो थी वो इसकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ ILO इज लोकेटेड एट। भाई ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शंस हैं जेनेवा, न्यू दिल्ली, मुंबई या पेरिस। जल्दी से बताइए। इतना मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है भाई, ये होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। और इसका गठन जो है वो हुआ था कब, इसका गठन हुआ था 1919 में। इसका गठन किस लिए किया गया था, ताकि जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाएं। ठीक है, तो उनके एक्सप्लॉयटेशन से हटके इस चीज को यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। इसके जो फिलहाल जो इसके अध्यक्ष हैं, जो इसके प्रेसिडेंट हैं, वो कौन हैं, तो इसके फिलहाल जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके गाय राइडर। वो कौन है, गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं, इसके प्रेसिडेंट है फिलहाल। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके कहां पर पड़ता है, जेनेवा में। और आपका इंटरनेशनल लेबर्स डे कब बनाया जाता है, तो इंटरनेशनल लेबर्स डे आपका बनाया जाता है 1 मई,
ये भी बात ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है? 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। तो ये बात आ गई। इसमें अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो फिलहाल इसमें 185 मेंबर्स हैं। इसमें 185 मेंबर्स इसमें टोटल हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था गाइस आज का लास्ट प्रश्न। अच्छा, एक और है अभी, नहीं सॉरी, एक और है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, नेम द बनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। तो ये बात आ गई। इसमें अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो फिलहाल इसमें 185 मेंबर्स हैं। इसमें 185 मेंबर्स इसमें टोटल हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था गाइस आज का लास्ट प्रश्न। अच्छा, एक और है अभी, नहीं सॉरी, एक और है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, नेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन हु डाइड इन एन एयर क्रैश। भाई, एक हवाई दुर्घटना में मारे गए संयुक्त राष्ट्र का महासचिव का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ट्रिग्वी ली, डैग हैमरस्टुड, ये हैमरस्टुड कहलाएगा, ये हैमर मरणोपरांत इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था मरणोपरांत। तो ये कौन थे? जल्दी से बता दीजिए इनका आंसर। ओके, बच्चों ने जवाब दिया है यूटांट, जवाब दिया है सीएम ने। ओके, ज्यादातर बच्चों ने सी ऑप्शन बता रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने बीच में ही आपको जो है इसके बारे में जानकारी दी थी, और वो था क्या? वो था यहाँ पर डैग हैमरशुड। डैग हैमरशुड जो है ये स्वीडन के एक व्यक्ति थे, जो कि आपके यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे, सेकंड। ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के। आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में एक और बात बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन जो है, इसमें सबसे पहले एक एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल बने थे। इसमें सबसे पहले एक एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल बने थे। हमें सबको क्या पता होता है कि ट्रिग्वी ली जो है वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे, लेकिन एक बात हमें नहीं पता कि एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कौन थे। तो एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल जो थे हमारी पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन के, तो रहने वाले थे, इस बात को भी ट्रिग्वी ली फर्स्ट है, लेकिन ट्रिग्वी ली से पहले थी एक एक्टिंग। हेलो। हाँ भाई। हाँ हाँ बताओ। अब वही मैं देख रहा हूँ, मैंने गो लाइव तो दबा दी, अभी ये इसने ख़त्म ही नहीं करी, उसमें आ रहा है ये समीर का लेक्चर चल रहा है ना 1:30 बजे से, अभी दूसरे 2 बजे ख़त्म का।